हेलो एवरीवन। पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एक्चुअल क्वेश्चंस हैं जो गेट में आए हुए हैं, तो किसी भी गेट एस्पिरेंट को पीवाईक्यूज से गो थ्रू तो होना ही चाहिए एटलीस्ट ट्वाइस, है ना। तो आज हम लोग सी प्रोग्रामिंग पर पीवाईक्यूज हैंडल करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट मी स्टार्ट। सो पहला क्वेश्चन, वीडियो पॉज कीजिएगा, खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपको आ जाता है और अच्छी बात है, नहीं आता तो भी अच्छी बात है ना, क्योंकि हमें कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, और क्वेश्चन से ज्यादा फोकस करिएगा कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है द इंटीजर वैल्यू प्रिंटेड बाय द एनसीसी प्रोग्राम गिवन बिलो इज हैश इंक्लूड stdio.h। एक फंक्शन दे रखा है, मेन फंक्शन है। आराम से समझते हैं। सबसे ज्यादा जो बच्चा परेशान होता है ना, वो होता है नेम कॉन्फ्लिक्ट में। भाई इस फंक्शन के अंदर भी एक्स है, इस फंक्शन के अंदर भी एक्स है, टेंशन नहीं लेनी है। ठीक, हमारा कोड कहां से स्टार्ट होगा? मेन से। दैट मींस मेन के पास एक वेरिएबल है एक्स और मेन के पास एक वेरिएबल है वाई। अब अगर इसको हम लिखना चाहें, तो आई कैन राइट इट। मैं इस एक्सप्रेशन को लिख सकता हूं, इसको एक्स ऑफ मेन यानी कि मेन का एक्स वेरिएबल इज इक्वल टू फंक पी, यानी कि पहली बार में क्या हुआ, फंक पी कॉल हुआ और फंक पी की रिटर्न वैल्यू मेन के एक्स नाम के वेरिएबल के अंदर जाएगी। जब फंक पी कॉल हो रहा है, फंक पी सर स्टैटिक वेरिएबल किसी भी एक्टिवेशन रिकॉर्ड का पार्ट नहीं होते। स्टैटिक वेरिएबल हमेशा डेटा सेगमेंट का पार्ट होते हैं। ये लाइन कभी भी एग्जीक्यूशन टाइम पर चलती ही नहीं है। ठीक है, 1। उसके बाद ये लाइन कभी चलेगी नहीं सर। Now, because of x plus plus, this becomes 2 and return x. That means ये func p क्या रिटर्न कर रहा है फर्स्ट टाइम? दिस वैल्यू 2। तो अब इससे क्या हुआ, ये 2 वैल्यू मेन के x नाम के वेरिएबल के अंदर चली गई। अब मेन का ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। ये स्टेटमेंट कह रहा है y ऑफ मेन फंक्शन इज नथिंग बट फंक ऑफ p प्लस x। कौन सा x? मेन का x। ठीक है, ओके। दैट मींस फंक पी कॉल हुआ। अब जब फंक पी कॉल होगा, स्टैटिक वेरिएबल वहीं पर होगा। हाँ, बिकॉज स्टैटिक वेरिएबल थ्रू आउट द प्रोग्राम, लाइफ टाइम क्या होता है? थ्रू आउट द प्रोग्राम। तो जब आप फंक पी दोबारा कॉल करेंगे, स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू 2 मिलेगी। बिकॉज ऑफ दिस x प्लस प्लस दिस बिकम्स 3 एंड द सेम वैल्यू इज रिटर्न्ड, और वही वैल्यू इसका आंसर है, दैट इज 3। अब x ऑफ मेन में पिछले वाले स्टेटमेंट से वैल्यू थी 2, तो y ऑफ मेन की वैल्यू हो गई 3 प्लस 2। दैट मींस मेन के दो वेरिएबल हैं। x ऑफ मेन की वैल्यू पहले स्टेटमेंट से 2 हो चुकी थी। y ऑफ मेन, y वेरिएबल मेन फंक्शन का अब क्या वैल्यू है? 3 प्लस 2, सो दिस इज 5। उम्मीद करता हूं यहां तक सबको ओके होगा। अब हमारे पास है प्रिंटफ स्टेटमेंट। प्रिंटफ परसेंटेज डी एक्स प्लस वाई। कौन सा x? मेन का x। कौन सा y? मेन का y। सो व्हाट इज द आंसर? 2 प्लस 5। That is why the answer to this question is say 1. I hope सबको एकदम क्लियर होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर आप इस सीरीज को देख रहे हैं, सिंपल सा एक काम कीजिए, जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आता है वीडियो पॉज कीजिए एंड देन सॉल्व कीजिए, उसके बाद प्ले करिए। Now without wasting any time, let's understand this particular question. Again I am requesting please stop the video, खुद से सॉल्व करिए देन देखिए। कह रहा कंसीडर द फॉलोइंग प्रोग्राम इंट मेन में f1 f2 f3, एक f1 का कोड, f2 का कोड एंड f3 का कोड। कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट द एक्टिवेशन ट्री करस्पॉन्डिंग टू द मेन फंक्शन। और हमें कुछ ऑप्शंस गिवन है लाइक ए बी सी डी। प्लीज पॉज द वीडियो एंड खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, आई होप आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, बट ठीक है देखते हैं। एक्टिवेशन ट्री बनाना है, पहले ऑप्शन नहीं देखते, पहले कोड के हिसाब से काम करते हैं। तो देखो यार, मेन क्या करता है? मेन कॉल कर रहा है f1 f2 f3। हम जानते हैं कि जब हम रिकर्शन पढ़ते हैं तो इन कॉल्स को कैसे बनाते हैं? ट्री। दैट मींस अगर मैं मेन की बात करूं, आई विल टेक 3 ब्रांचेस। मेन सबसे पहले f1 को कॉल करता है। f1 क्या कर रहा है? कुछ नहीं से मेरा मतलब है f1 किसी और को कॉल नहीं कर रहा है। f1 किसी और को कॉल नहीं कर रहा है, तो एक्टिवेशन ट्री में बात हो गई खत्म। देन f2 of 2 is calling, f2 with the argument 2 and then f3। ठीक है सर, अच्छे से देखिएगा।
क्या f1 किसी को कॉल कर रहा है? नहीं। f2 ऑफ 2, अगर मैं f2 फंक्शन की बात करूं विद आर्ग्यूमेंट 2, f2 फंक्शन क्या करता है, वेदर द आर्ग्यूमेंट इज 2 और 1, f3 तो कॉल करेगा ही। सी बाय डिफॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट सीक्वेंशियली, तो f2 के अंदर सबसे पहले f3 कॉल होता है, तो जब ये f2 ऑफ 2 कॉल होगा तो सबसे पहले f3 को कॉल करेगा। क्या f3 किसी को कॉल कर रहा है? मैं बार बार कॉल क्यों कर रहा हूं? बिकॉज हमें इससे मतलब नहीं है कि फंक्शन क्या कर रहा है, हमसे पूछा गया एक्टिवेशन ट्री, ठीक है, ओके। अब f3 किसी को कॉल नहीं कर रहा। अच्छा, अब देखिए f2 ऑफ 2 की कॉल चल रही है, x1 है नहीं, दैट मींस एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा और वो कहेगा रिटर्न 2 इंटू f2 ऑफ 2 माइनस 1। अगेन क्या मुझे इस मल्टीप्लाई से मतलब है या 2 से मतलब है? मुझे सिर्फ फंक्शन कॉल से मतलब है। दैट मींस f2 ऑफ 2 किसको कॉल कर रहा है? f2 ऑफ 1 को कॉल कर रहा है, ठीक है। नाउ व्हेन f2 ऑफ 1 इज कॉल्ड, जब f2 ऑफ 1 है यहां पर, अगेन f2 फंक्शन चाहे 1 हो चाहे 2 हो, f3 को तो कॉल करेगा ही, यानी कि इस वाले का f3, एंड बिकॉज x इज 1 इट इज कॉलिंग f1, एंड नाउ f1 किसी को कॉल नहीं करता, f3 किसी को कॉल नहीं करता, तो एक्टिवेशन ट्री हमारा कुछ ऐसा लगेगा, ठीक है सर। अगर आप ऑप्शंस में देखें, फॉरगेट दीज आर्ग्यूमेंट, बस आर्ग्यूमेंट छोड़ दीजिए, तो प्लीज अंडरस्टैंड कौन सा एक्टिवेशन ट्री है। आई होप ऑप्शन ए f1 f2 f3, क्योंकि पहली बार में f2 के पास आर्ग्यूमेंट 2 है तो f3 f2, यहां पर 1 है तो f3 f1, सो द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे। नाउ प्लीज पॉज द वीडियो। गेट 2022 का क्वेश्चन है, एरेज पॉइंटर के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। वीडियो पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, देखिए क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहा है। अगर आपने एरेज एंड पॉइंटर के कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़े हैं तो इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए, उम्मीद करता हूं आपने वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। अब देखिए क्या कह रहा है, देयर इज अ वेरिएबल x, देयर इज अ वेरिएबल x, एक हमारे पास वेरिएबल है x जिसकी वैल्यू 1 है, लेट अस सपोज इसका कुछ एड्रेस है, और z2, that means z is an array of 2 integer, z is an array of 2 integer, that means what I am trying to say is z नाम का एक array है जिसमें 2 एलिमेंट हैं, z0 z1, z0 की वैल्यू 10 है और इसकी वैल्यू 11 है। अब देखो इसका भी कुछ एड्रेस होगा, मान लेते हैं 100, इसका एड्रेस 104, ठीक है। एक पॉइंटर लिया, इनिशियली उसमें नल है। अब p इज इक्वल टू m% ऑफ x का मीनिंग क्या है? p के अंदर हमने x का एड्रेस डाल दिया। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, p के अंदर x का एड्रेस डाल दिया, सो द सिचुएशन इज लाइक दिस। अब आप कह रहे हैं स्टार p इज इक्वल टू 10, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टार p? स्टार p का मीनिंग है वैल्यू एट एड्रेस 1000, बिकॉज स्टार का मतलब वैल्यू एट ऑपरेटर होता है। डिक्लेरेशन में इसी को हम पॉइंटर कहते हैं, बट अदर देन डिक्लेरेशन हम इसे कैसे पढ़ते हैं? वैल्यू एट ऑपरेटर। तो स्टार p का मीनिंग है वैल्यू एट एड्रेस 1000 इज इक्वल टू 10, सो वी आर असाइनिंग वैल्यू 10 टू द एड्रेस पॉइंटेड बाय p, or you can say we are assigning value 10 at address 1000. So because of this statement this becomes 10, because of this statement क्या हुआ? x की वैल्यू 10 हो गई। अब p is equal to m% of z1, what does that mean? z1 का जो एड्रेस है, अब p के अंदर ये एड्रेस आ गया। नाउ p is pointing over here and अब ये लिंक नहीं है, दैट मीन्स कैन आई रिमूव दिस? यस यू कैन रिमूव दिस। क्लियर? आई होप सबको क्लियर है। चलिए, अब इस स्टेटमेंट को हमें सॉल्व करना है, बस ये समझिए, हमें सिर्फ इस स्टेटमेंट को, अच्छा चलिए इसको अलग से देखते हैं जरा। मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूं m% ऑफ z0 प्लस 1 स्टार। सर हम जानते हैं z0 का एड्रेस +1 यानी कि अगले एलिमेंट का एड्रेस, सो एड्रेस ऑफ z0 + 1 इज नथिंग बट एड्रेस ऑफ z1, सही है, और स्टार, ठीक है, ठीक है। अब पंकज सर ने क्या पढ़ाया है? आई डोंट नो आपने पढ़ाया या नहीं,
इस ऑर्डर में ये दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं, स्टार और एम्परसेंट कैंसिल हो जाता है, दैट मीन दिस स्टेटमेंट बिकम्स Z1। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है स्टार एड्रेस ऑफ Z0 प्लस 1 प्लस इज इक्वल टू 3। हमने ये स्टेटमेंट ऑलरेडी सॉल्व कर लिया, दिस स्टेटमेंट इज Z1 प्लस इज इक्वल टू 3, तो दैट मीन्स यू आर सेइंग इंक्रीज द वैल्यू ऑफ Z1 बाय 3। So what is the value of Z1? Z1 की वैल्यू क्या है? Z1 की वैल्यू है 11, so let me make this 11 plus 3 14। डन है। अब देखिए सारे स्टेटमेंट हो चुके। अब हमसे कह रहा है प्रिंट करो x की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 10। Z0 की वैल्यू जो हमने कुछ चेंज की ही नहीं है, इट इज 10। Z1 अभी ताजा ताजा अपडेट हुई है, दैट इज 14। So what is the answer? The answer is option D, that is 10 10 4। उम्मीद करता हूं अब तक के सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से समझ रहे हैं। और देखिए पीवाईक्यूज के कोई भी सेशन है, चाहे वो रिकॉर्डेड सेशन है, यूट्यूब का सेशन है, चाहे वो स्पेशल क्लास का सेशन है, वो जरूरी नहीं मेरी क्लास, अंकित सर की क्लास हो, राहुल सर की क्लास हो, किसी सर की भी क्लास हो, आप पीवाईक्यू के सेशन अगर अटेंड कर रहे हैं तो एक कॉपी पेन लेके बैठिए, तभी तो आपको पता चलेगा, है ना। पीवाईक्यू के सेशन सुनने के लिए नहीं होते, पीवाईक्यूज के जितने भी सेशन है ना, आप एक रजिस्टर लेके बैठिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, तभी तो आप अपनी एनालिसिस कर पाओगे ना, मेरी एनालिसिस के लिए मत आओ, ठीक है। समझिए इस बात को, ठीक है। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्लीज पॉज द वीडियो एंड अंडरस्टैंड इट केयरफुली। मैं हट जाता हूं ताकि आप समझ पाए एक सेकंड के लिए क्वेश्चन को, मैं स्क्रीन के बाहर हो जा रहा हूं ताकि आप क्वेश्चन अच्छे से समझ पाए। प्लीज 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 क्वेश्चन अच्छे से देखिए। चलिए चलिए, अब देखो कुछ बच्चे इससे परेशान हो रहे होंगे, अरे पहले पूरा कोड तो देख लो, क्या इसका कहीं पर भी यूज है? नहीं। तो अगर आपको कमांड लाइन आर्गुमेंट नहीं भी बताएं देन इट इज ओके, है ना। ये परेशान करने वालों को परेशान करेंगे, जो परेशान होते ही नहीं उन्हें क्या परेशान करेंगे? तू कर ले परेशान, हम होंगे ही नहीं, ठीक है। तो इसको भूल जाते हैं। अब हमारे पास क्या है, इंट A333। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने मेरे से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, दैट रियली डज नॉट मैटर। अब देखिए A3, पहले इसकी बात करते हैं। A3 यानी कि A के 3 पार्ट है, ठीक है सर। आराम से देखिएगा, ब्रैकेट नंबर 1, ब्रैकेट नंबर 2, ब्रैकेट नंबर 3। तो क्या मैं ये कह सकता हूं दैट A0 क्या है? ये वाला ब्रैकेट, ये पूरा A0 है, ये पूरा A1 है और ये पूरा A2 है। क्या मैं कह सकता हूं? आराम से सोचिएगा, अच्छे से समझिएगा। मेरे हिसाब से तो कह सकता हूं, ठीक है। अब इसको अगर मैंने छुपा लिया, यानी कि A0, A1, A2 के भी 3 पार्ट हैं। दैट मींस A0 का पहला पार्ट कौन है? सर ये। इसका दूसरा पार्ट कौन है? सर ये। इसका तीसरा पार्ट कौन है? सर ये। दैट मींस कैन आई से दिस इज A0 का 0, बिल्कुल सही है। एंड कैन आई से दिस इज A0 का 1, बिल्कुल सही। एंड कैन आई से दिस इज A0 का 2, बिल्कुल सही है। बट अगेन दीज आर एरे, तो पहले ये 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा? A0 का 0, सो A0 0 0, ये क्या होगा? A0 0 1, और ये क्या होगा? A0 0 2। उम्मीद करता हूं सबको क्लियर है। ऑन अ सिमिलर मैनर, सर ये क्या होगा? कैन यू टेल मी? ऑन अ सिमिलर मैनर ये क्या होगा? व्हाट इज दिस? सर ये A1 का 0 है, A1 का 0th है, ये A1 1। दैट मींस इफ आई आस्क यू ये क्या है, कैन आई राइट दिस एज A1 0? सिमिलरली ये क्या है? A2 0। ये क्या है? A2 1। देखो चीजों को जितना बच्चा बन के सीखोगे ना, आराम से सीख जाओगे। इंजीनियर बन के समझने की कोशिश करोगे, दिक्कत होगी, है ना। एक दुनिया में ना, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, देयर इज समथिंग, आप पढ़ते होंगे इंजीनियरिंग में, रिवर्सिबल प्रोसेस, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा आपने, रिवर्सिबल प्रोसेस, है ना। एक प्रोसेस ऐसा है जो इरिवर्सिबल है, पता है वो क्या? एक इंसान पर 4 साल की मेहनत करके उसे इंजीनियर बनाया जाता है, और एक बार वो इंजीनियर बन गया ना, बाद में आप कितने भी साल उस पर काम कर लो, वापस इंसान नहीं बनता। तो आपको इंजीनियर, ज्यादा इंजीनियरिंग को सीरियसली नहीं लेना, मतलब इंजीनियर शब्द को, इंजीनियरिंग को तो सीरियसली लेना है, ठीक है। तो अच्छे से समझते हैं। अब इस कोड को अच्छे से देखिए, J की वैल्यू 0 है,
I0 K0। लेकिन क्या इस कोड में कहीं पर भी J की वैल्यू चेंज हुई है? आई डोंट थिंक सो। J की वैल्यू कहीं चेंज नहीं हुई है। अब दो लूप चल रहे हैं, दैट मीन्स सबसे पहले I की वैल्यू हुई 0। I की वैल्यू 0 के लिए K वाला लूप 3 बार चलेगा, दैट मीन्स K इज इक्वल टू 0, K इज इक्वल टू 1 एंड K इज इक्वल टू 2। ठीक है। J की वैल्यू क्योंकि 0 है, यानी कि जो सेकंड ब्रैकेट है उसमें हमेशा 0 रहेगा। अब देखिए I की वैल्यू है 0, J हमेशा ही 0 रहना है, K की वैल्यू 0 है, I की वैल्यू है 0, I की वैल्यू है 0, K की वैल्यू 1, K की वैल्यू 2, ये हो गया 0, ये हो गया 0। तो कौन से एलिमेंट आएंगे? सर A00 के तीनों एलिमेंट आ जाएंगे, दैट इज 1 2 3। तो एक चीज तो कंफर्म है, बी हमारा आंसर नहीं है, आइदर ए और सी और डी इज द आंसर। ठीक है। अब I की वैल्यू हुई 1, जब I की वैल्यू 1 हुई, K की वैल्यू 0, K की वैल्यू 1 और K की वैल्यू 2। I की वैल्यू 1 है, J हमेशा 0 रहता है, ये K की वैल्यू है। I की वैल्यू 1, J की वैल्यू हमेशा 0 है, ये K की वैल्यू है। I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 0, ये K की वैल्यू है। 0 1 2, दैट मींस कैन आई से A1 0 के सारे एलिमेंट, तीन एलिमेंट A1 0, दैट मींस 10 11 12 हमारा आंसर आ चुका। बट फिर भी अगले वाले स्टेटमेंट में आप जानते हो I की वैल्यू 2 होगी, तो आएगा क्या? 2 0 के तीनों एलिमेंट। तो 2 0 वाला कौन सा एलिमेंट है? 19 20 21। सो व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज 1 2 3 10 11 12 एंड 19 20 21। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? उम्मीद करता हूं आपको ये सब अच्छे से समझ में आ रहे हैं। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत कुछ दिया हुआ है। ऑप्शंस को जरा गौर से देखिएगा, ऑप्शंस को जरा गौर से देखिएगा। अगर आप ऑप्शंस को गौर से देखें, नन ऑफ दीज है नहीं, नन ऑफ दीज है नहीं, और चारों ऑप्शंस में सारी वैल्यूज अलग अलग हैं। दैट मीन्स देखिए तीन चीज प्रिंट हो रही हैं। अगर मैं कोई भी पहली वैल्यू निकाल लूं, क्योंकि पहली वैल्यू इसकी Z है, इसकी 122 है, इसकी स्टार है, इसकी P है। अगर मैं C की वैल्यू निकाल लूं, हालांकि इनमें से किसी भी एक की निकाल लेंगे, पर अगर मैं C की वैल्यू निकाल लूं तो मुझे पता चल जाएगा आंसर क्या है। सो डोंट नीड टू सॉल्व दिस एंटायर क्वेश्चन, यू नीड टू फोकस ओनली ऑन वेरिएबल C। अब वेरिएबल C को सॉल्व करते हैं। अब देखिए A नाम के वेरिएबल में कैपिटल P है, कैपिटल P। अच्छा क्वेश्चन में आपको एसकाई कोड भी याद नहीं होने चाहिए, सब कुछ एसकाई कोड वाली टेबल टाइप में दे रखी है। कह रहा है ए की वैल्यू 65 है, हालांकि इंजीनियरिंग के ज्यादातर स्टूडेंट को कैपिटल ए का एसकाई कोड तो याद ही होता है, पर आपको नहीं भी याद, देन ये क्वेश्चन आप बना ले जाएंगे। तो अगर ए की वैल्यू 65 है, आप मुझे बता सकते हैं पी की वैल्यू क्या आएगी? मैं आपके लिए कैलकुलेट कर देता हूं। एबीसीडी तो सबको याद होंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी। अच्छे से देखिए 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 is the ASCII code of P. That means ए वेरिएबल के अंदर क्या आ रही है? 80 वैल्यू। वेरिएबल ए के अंदर क्या वैल्यू आ रही है? 80। सिमिलरली व्हाट इज द कोड, व्हाट इज द एस्काई कोड फॉर स्मॉल x? देखिए स्मॉल z का कोड होता है 122। तो अगर z का कोड 122 है, z से पहले स्मॉल y आएगा, उसका 121 होगा, और इससे पहले x होगा, उसका कोड 120 होगा। एम आई राइट? सोचिएगा, समझिएगा, उसके बाद ही जवाब दीजिएगा। बिल्कुल ठीक है। x का कोड मिल गया 120। दैट मींस वेरिएबल b के अंदर वैल्यू क्या है? वेरिएबल b के अंदर वैल्यू है 120। अब देखिए c को क्या कह रहा है? a बिटवाइज एंडिंग विद b। अच्छा एक बात बताओ, 80 को हम कैसे लिख सकते हैं? 64 प्लस 16। 120 को हम कैसे लिख सकते हैं? 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8। बिटवाइज एंड का आउटपुट 1 का पूछा है, तब दोनों बिट 1 है। सिंपल शब्दों में समझें, 80 में क्या क्या है? 64 है, 16 है। 120 में भी 64 है, 16 है। दैट मींस इसकी बिटवाइज एंडिंग अगर आप करेंगे तो क्या आंसर आने वाला है? सर जो दोनों में है, यानी कि 64 प्लस 16 80।
अब हमें क्या दे रखा है, हमें कह रहा है कि C इज इक्वल टू ए बिटवाइज एंडिंग B प्लस द स्काई कोड ऑफ स्टार। सर क्या स्काई कोड ऑफ स्टार हमें याद है? किसी को याद नहीं, मुझे याद नहीं है, ठीक है। बट लेकिन किंतु परंतु उन्होंने स्काई कोड ऑफ स्टार दे रखा है दैट द वैल्यू फॉर स्काई कोड ऑफ स्टार इज 42, दैट इज व्हाई यू कैन यूज दैट वैल्यू। सो C के अंदर वैल्यू क्या आएगी? 122। अब कहानी ये है कि प्रिंटिंग क्या की गई है, देखिए प्रिंटिंग जो की गई है परसेंटेज C, दैट मींस हम सिंबल प्रिंट करें, कैरेक्टर सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो 122 के करस्पॉन्डिंग जो भी सिंबल है या 122 जिसका स्काई कोड है वो सिंबल प्रिंट होगा। टेबल में साफ साफ दिख रहा है Z, दैट मींस पहली वैल्यू Z प्रिंट होगी, दैट इज व्हाई द आंसर इज ऑप्शन ए। पॉज कीजिए वीडियो, सोचिए थोड़ा सा कि सर ने क्या करा दिया क्या नहीं करा दिया, और इस क्वेश्चन को आगे खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए 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 हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा जबरदस्त है। Can I consider the following NCC function int simple function int y int n int x int total something कुछ ऐसा दे रखा है, इसको पढ़िए आराम से। कह रहा है let capital Z be an array of 10 elements, सॉरी ये elements लग रहा है, this is nothing but elements। कैपिटल Z एक एरे है 10 एलिमेंट्स का with zi is equal to 1 for all i from 0 to 9, यानी कि सिंपल से शब्दों में एक ऐसा एरे है 10 एलिमेंट का z0 z1 z2 जिसमें सारे एलिमेंट 1 हैं, all elements are 1। the value returned by simple function z, 10, z क्या है? z है सर एरे का नाम। आप में से कोई मुझे बताएगा, हम अगर एरेज को अच्छे से जानते हैं तो हमें यह समझना पड़ेगा if z is an array, मान लीजिए z0 z1 z2 z3 z4 6 z7, मान लीजिए मैंने कहा z0 z1 z2, अच्छे से समझिएगा, सारे एलिमेंट वाले, सारे एलिमेंट वाले, इसका कुछ एड्रेस होगा, ठीक। अगर मैं फंक्शन के नाम को सिंपल फंक्शन की जगह sf लिख रहा हूं ताकि चीजें आसान हो जाएं, ठीक। अगर मैंने कहा sf z कॉमा कॉमा मतलब कुछ आर्गुमेंट है, z कहने का मतलब क्या है सर? एरे का नाम उसके पहले एलिमेंट का एड्रेस होता है, सो बेसिकली फ्रॉम हियर यू आर पासिंग एड्रेस ऑफ z0, ठीक है। तो दूसरी साइड पर फॉर्मल आर्गुमेंट लॉजिकली क्या होना चाहिए सर? हमेशा एक पॉइंटर होता है। अब जिन्होंने पॉइंटर एड्रेस एरेज अच्छे से पढ़ा है वो तो ये कॉन्सेप्ट जानते हैं, पर डेनिस रिची साहब ने, जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है, जो बिगिनर हैं, उनके लिए भी व्यवस्था कर रखी है। क्या व्यवस्था है? आपने देखा होगा कुछ लोग इसको ऐसे लिख लेते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये एरे है। इंटरनली दिस इज आल्सो अ पॉइंटर, सो इंटरनली दीज आर सेम, इंटरनली दीज आर सेम। अगर समझना आए तो इसका साइज प्रिंट करा के देख लीजिएगा, ठीक है। साइज 40 बाइट नहीं आएगा, ठीक है, साइज पॉइंटर के साइज के बराबर आएगा। दैट मीन्स कोड के अंदर समझिए आप कि यहां पर ये पॉइंटर ही है, इट इज int स्टार y, ठीक है सर। अब फिर से अच्छे से समझते हैं कि सर अगर ये int स्टार y है, अगर क्या है, प्रोफेसर कह रहे हैं भैया है, इतना तो मान सकते हैं आप, ठीक है। दैट मीन्स y के अंदर क्या आ रहा है? y के अंदर एड्रेस आ रहा है 100, ठीक है। तो अगर कोई मेरे से कहे कि y0 क्या होगा, तो मैं कहूंगा स्टार y प्लस 0, यानी कि स्टार y यानी कि वैल्यू एट एड्रेस 100। दैट मींस सर y0 और z0 तो सेम हो गया। अच्छा, हो सकता है गलती से सेम हो गया। y1 को चेक करते हैं, तो y1 आप क्या कह रहे हैं? स्टार y प्लस 1। सी, मैं ये वीडियोस क्यों बना रहा हूं? ताकि डिटेल्ड में आप चीजों को समझ पाएं। यानी कि स्टार एड्रेस ऑफ z0 प्लस 1। कैन आई से z0 प्लस 1 का एड्रेस का मतलब एड्रेस ऑफ z1, so it is a star address of z1, so these cancel out, so this becomes z1। तो एक्चुअली आपके फंक्शन के अंदर जो y1 है वो z1 ही है एक्चुअली, दैट मींस yi is as same as zi। तो आप ये समझिए y और z सेम एरे हैं। इज दैट ओके? गंगाधर ही शक्तिमान है, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। n की वैल्यू 10 है, n की वैल्यू 10 है, x की वैल्यू 2 है। अब हमें
इसको सॉल्व करना है। वाई आई हमें पता है 1 है। देखिए अब ये लूप जो है 1 से लेके 10 - 1 यानी कि 9 टाइम्स चल रहा है। ओवरऑल ये स्टेटमेंट 9 टाइम्स चल रहा है। इतना सबको क्लियर है दैट दिस स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट 9 टाइम्स फॉर आई। लूप इंडेक्स की जगह मैं आई रख लूं चलेगा, दैट मींस आई की वैल्यू कहां से कहां तक 1 से लेके 9। अगर आप थोड़ा सा भी फोकस करें, टोटल इज इक्वल टू एक्स इनटू टोटल प्लस वाई आई, ऐसे कह सकते हैं। आई होप सो, आई होप सो। तो जब आई की वैल्यू 1 होगी तो हम एक तरीके से क्या मैं इसे ये कह सकता हूं दैट टोटल इन ith इटरेशन इज नथिंग बट x इनटू पुराना टोटल। सो कैन आई राइट टोटल ऑफ y - 1 प्लस yi। अगर आप समझेंगे तो बहुत इजी है। तो when the value of i is 1 इनिशियली टोटल ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी? सर x की वैल्यू 2 है, टोटल की वैल्यू y0 1 है, हर एक yi प्लस 1। ठीक है, दैट मींस कैन आई राइट इट एज 2 + 1? कैन आई राइट इट एज 2 + 1? हाँ सर। अगली बार में जब आप टोटल ऑफ 2 निकालेंगे तो आप कहेंगे x इंटू पुराना टोटल ऑफ i। पुराना टोटल ये रहा, दैट इज 2 + 1 प्लस y2। अब y तो हमेशा 1 है। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे इट टर्न्स आउट टू बी 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 प्लस 1। टोटल ऑफ 2 की वैल्यू है। ठीक है, सिमिलरली जब आप टोटल ऑफ 3 की वैल्यू निकालेंगे तो वो होगा x इंटू पुराना वाला टोटल विच इज दिस, दैट इज 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 1 प्लस y ऑफ 2 विच इज 1। सो टोटल ऑफ 3 की वैल्यू आएगी 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 1। आर यू गेटिंग? क्या कुछ पैटर्न समझ में आया? टोटल 3, 2 की पावर 3, 2 1, टोटल ऑफ 2 2। हमें लास्ट वैल्यू क्या निकालनी है? टोटल ऑफ 9। तो टोटल ऑफ 9 की वैल्यू बेटा यहां से क्या आएगी सर? टोटल ऑफ 9 की वैल्यू आएगी 2 की पावर 9 प्लस 2 की पावर 8 प्लस 2 की पावर 7 अप टू 2 की पावर 1 प्लस 1। And now we need to solve only this. So, sir, we can solve this because that's a GP na. 1 plus 2 की power 1 plus 2 की power 2 up to 2 की power 9. So these are 10 terms GP. Can I say sum of 10 terms of a GP? Is it geometric progression? Yes. जहां पर फर्स्ट एलिमेंट 1 है, कॉमन रेशियो 2 है, तो आंसर क्या आने वाला है? समझ अच्छे से जानते हैं, n टर्म्स का सम। ठीक है, सो इट इज 1 2 की पावर 10 - 1 डिवाइड बाय 2 - 1। सी इट टर्न्स आउट टू बी 2 की पावर 10 - 1, सो 1024 - 8, सो द आंसर इज 1023। देखिए इन PYQs का पर्पस क्या है? PYQs तो बुक में भी दे रखे हैं, है ना, पर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और करेक्ट अप्रोच आपकी क्या होनी चाहिए। अगर आप इसके लिए PYQs देख रहे हैं तो ही देखिएगा। ठीक है, डोंट वेस्ट योर टाइम। अगर आप अप्रोच के लिए नहीं देख रहे तो बिल्कुल भी ये वीडियोस मत देखिए। ठीक है, तो आई होप ये अभी तक के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फटाफट से सॉल्व कीजिए। तो जैसा मैंने कहा प्लीज पॉज करिएगा वीडियो को, उसके बाद इसे सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। आई होप सबने प्रयास कर लिया होगा। सॉरी, एक ब्रैकेट मिसिंग है। एक कोड दे रखा है, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट। The program will not compile successfully. The program will compile successfully and output 10 when executed. The program will compile successfully and output 10. The program will compile successfully, output 13. पहला कह रहा है कंपाइल ही नहीं करेगा सक्सेसफुली, दूसरा कह रहा है 10 आंसर होगा, तीसरा कह रहा है 8 आंसर होगा, देन 13। लेट्स अंडरस्टैंड कि वो क्या रहा है। अगर हम गौर से देखें आई जे काउंट की वैल्यू इनिशियल 0 है। काउंट की वैल्यू एक वेरिएबल है काउंट जिसकी वैल्यू इनिशियली 0 है, आई भी 0 है, आई की वैल्यू भी 0 है। एक लूप चल रहा है j इज इक्वल टू -3 से 3, दैट मींस j की वैल्यू -3 होगी, फिर j की वैल्यू -2 होगी, j की वैल्यू -1 होगी, j 0 के लिए चलेगा, देन 1 के लिए चलेगा, देन 2 के लिए एंड देन 3 के लिए। क्या कोड चलेगा? सिर्फ ये कोड है, इफ के साथ एक कंडीशन है। दैट मींस ये वाला काम कब होगा? जब ये कंडीशन ट्रू होगी। पहला, जब j की वैल्यू -3 है, देखिए कंडीशन, देखिए कंडीशन,
तो कंडीशन क्या होगी, -3 ग्रेटर देन 0, -3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एंड क्या ये सॉल्व होगा सर, शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन, बिकॉज दिस इज फॉल्स, फॉल्स एंडिंग विद समथिंग सर ये कभी नहीं होता है, और टोटल कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और क्योंकि टोटल कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ये स्टेटमेंट कभी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। सिमिलरली -2 के लिए भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, -1 के लिए भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जब j इज इक्वल टू 0 आएगा तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। एंड अब देखिए ये क्या है, i प्लस प्लस, पोस्ट इंक्रीमेंट ये कहता है पहले i को यूज करो। सो एंडिंग i, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i, द वैल्यू ऑफ i इज 0, दैट मींस इस एंड के लिए i की वैल्यू क्या होगी 0, और कंडीशन के तुरंत बाद ये 1 हो जाएगी। नाउ ट्रू एंड 0, दैट मींस द कंडीशन बिकम फॉल्स, इसीलिए ये स्टेटमेंट अब भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इसको ढंग से समझिएगा, क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट ये कहता है पहले यूज करो देन इंक्रीज करो, डन। अब जब j की वैल्यू 1 होगी तो 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये हो गया ट्रू, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i, सर द वैल्यू ऑफ i इज 1। नाउ ट्रू एंड 1, लेकिन कंडीशन के तुरंत बाद ये 2 हो जाएगी। अब ट्रू एंड 1, दैट मींस ट्रू एंड ट्रू, कंडीशन हो गई ट्रू, तो काउंट की नई वैल्यू क्या होगी, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस j, दैट इज व्हाई काउंट की वैल्यू हो गई 0 प्लस 1, दैट इज 1। जब j की वैल्यू 2 होगी तो ये कंडीशन हो गई ट्रू, एंड i की वैल्यू है 2, 2 इज ऑल्सो ट्रू, लेकिन इंक्रीमेंट की वजह से 3 हो गया, तो कंडीशन ट्रू हो गई, तो काउंट की नई वैल्यू क्या हो गई, काउंट की पुरानी वैल्यू प्लस द वैल्यू ऑफ j, सो काउंट की नई वैल्यू हो गई 3, द न्यू वैल्यू ऑफ काउंट इज 3। Similarly, when j becomes 3, ये हो गया true, and the value of i is 3, so it is true, but post increment, increment की वजह से, अब क्योंकि ये true है, काउंट की नई वैल्यू क्या हो गई, काउंट की पुरानी वैल्यू प्लस द वैल्यू ऑफ j, so काउंट की वैल्यू हो गई 6। तो जब आप इस लूप से बाहर आए, काउंट की वैल्यू है 6 और i की वैल्यू अपडेट होके 4 हो चुकी है, दैट इज व्हाई काउंट की नई वैल्यू हो गई 10, तो आप प्रिंट कर रहे हैं 10। So what is the output of this question? This code will compile successfully and it will print 10. Now, let's move to next question. अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। प्लीज पॉज द वीडियो, आराम से समझिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग एनसीसी प्रोग्राम, एक कोड गिवन है, 2D एरे गिवन है और एक लूप चल रहा है, एक नेस्टेड लूप चल रहा है, ठीक है? आपको फोकस करना है इस वाले पार्ट पर, व्हाट इज एयर 1 प्लस 9। प्लीज पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ एंड देन ओनली वॉच द सॉल्यूशन। अब देखिए, जब आप एयर 4 5 लिखते हैं, जब भी आप एयर 4 5 लिखते हैं, इसको समझने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर आपने मुझसे पढ़ा है तो मैंने ऐसे पढ़ाया होगा। एयर 4 5 का मतलब, अगर मैं कह रहा हूं कि इस वाले एरे का नाम एयर है, तो हम इसे कैसे समझते हैं इस कोड को? एयर के 4 पार्ट, एयर के 4 पार्ट, ओके, दैट मींस 1 2 3 एंड 4। अब पहला वाला क्योंकि फर्स्ट है, तो फर्स्ट वाले का इंडेक्स हमेशा क्या होता है 0, तो ये हो गया एयर 0। देन सेकंड वाले का इंडेक्स क्या होता है 1, ये हो गया एयर 1, देन एयर 2, ओके, देन एयर 3, ओके। अब इनमें से हर एक, देखिए इतना पार्ट हो चुका, इनमें से हर एक के अंदर 5 एलिमेंट है, दैट मींस एयर 0 के अंदर 5 एलिमेंट, 1 2 3 4 5, एयर 1 के अंदर 1 2 3 4 5, एयर 2 के अंदर 1 2 3 4 5, इसके अंदर 1 2 3 4 5। तो क्योंकि ये एयर 0 का पहला एलिमेंट है, हम इसको लिख सकते हैं एयर 0 0। सिमिलरली हम इसको लिख सकते हैं एयर 0 1 एंड सो ऑन। तो एयर 1 का पहला एलिमेंट है ये, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं एयर 1 0। सिमिलरली क्या मैं इसको लिख सकता हूं एयर 2 0 एंड सो, सॉरी एयर 1 का दूसरा एलिमेंट दैट इज एयर 1 1 एंड सो ऑन। तो एयर 2, तो ये क्या होगा सर एयर 2 0, ये क्या होगा एयर 2 1, ये क्या होगा एयर 2 2,
ये क्या होगा air 2 3, और ये वाला एलिमेंट क्या होगा air 2 4, सिमिलरली एंड सो ऑन air 3 0 3 1 एंड सो ऑन। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपसे बोला air 1, पहले आप इसको समझिए air 1 क्या होगा। air 1 एक एड्रेस है किसका, अपने पहले एलिमेंट का। air 1 इस वाले एरे का नाम है जिसके अंदर 5 एलिमेंट है। air 1 इस वाले एरे का नाम है air 1 इस वाले एरे का नाम है जिसके अंदर 5 एलिमेंट है। तो एरे का नाम हमेशा क्या होता है, उसके पहले एलिमेंट का एड्रेस। सो कैन आई से इट इज एड्रेस ऑफ air 1 0, दैट मींस air 1 का मतलब है ये वाला एड्रेस, दिस इज air 1। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है air 1 प्लस 9 करो, air 1 प्लस 9, आराम से देखिएगा, एड्रेस प्लस समथिंग या पॉइंटर प्लस समथिंग, तो 9 लोकेशन आगे जाना है, +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9, that means address of air 2 4, it is nothing but address of air 2 4। ठीक है, अब ये एड्रेस है, ये भी एड्रेस है, तो अगर मैं इन दोनों के ऊपर स्टार ऑपरेटर लगाता हूं, पंकज सर ने ये पढ़ा है कि ये दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं, कैंसिल कर देते हैं, यानी कि फाइनली ये क्या आया air 2 4 आया, यानी कि हमारा कोड क्या प्रिंट कर रहा है, air 2 4 को प्रिंट कर रहा है। अब हमें ये देखना है कि air 2 4 है क्या। सी ओवरऑल इसको हमने डायग्रामेटिकली देखा, इट बिकम्स air 2 4, ठीक है, लेकिन air 2 4 है क्या, फिर से बनाएगा पूरा डायग्राम, नहीं सर, देखिए कहीं पर भी इसके अंदर इनिशियल वैल्यूज नहीं थी, ये लूप इसके अंदर इनिशियल वैल्यूज डाल रहा है। हमें क्या करना है, i की वैल्यू 2 पुट करनी है और j की वैल्यू 4 पुट करनी है। दिस बिकम्स 10 into 2 plus 4, that is 24 is the right answer, ऑप्शन सी। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हो सकता है कई लोग अलग तरीके से पढ़े हों तो वो अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वहां गलती होने के चांस है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं प्रोग्रामर मस्ट बी अन्ना 24 घंटे चौकन्ना। तो आप इसको 90% स्टूडेंट्स 2D एरे को मैट्रिक्स की तरह विजुअलाइज करते हैं जिसमें रोज हैं और कॉलम हैं। तो अगर मैंने लिखा air 4 5, तो वो इसको इस तरीके से विजुअलाइज करते हैं कि 4 रोज हैं एंड 5 कॉलम हैं। एम आई राइट, 4 रोज एंड 5 कॉलम। तो मान लीजिए हमने कहा 1 2 3 एंड 4, और यहाँ क्या है 1 2 3 4 5, दैट मीन्स ये रो नंबर 0 1 2 3, कॉलम नंबर 0 1 2 3 4। ठीक है, हम स्टार्ट हुए air 1 से। air 1 मतलब ये वाली रो, यानी कि ये वाला एड्रेस, air 1 0 मतलब air एड्रेस, सॉरी air 1 मतलब एड्रेस ऑफ air 1 0। +9 अगर आपको करना है तो +1 ये हो गया, +2 ये हो गया, +3 ये हो गया, +4 ये हो गया। अब देखिए +5 आप इसको भी समझ सकते हैं और इसको भी। अगर आप इसको समझते हैं तो आपको समझना पड़ेगा जहां ये एरो, जहां पर ये वाला एलिमेंट खत्म है वही ये वाला एलिमेंट शुरू है। तो अगर ये गंगाधर है तो ये शक्तिमान है। ठीक है, तो +1 +2 +3 +4 +5 का मतलब आप यहां पर आ गए, +6 +7 +8 +9, दैट मीन्स air 1 +9 इस वाले एलिमेंट का एड्रेस है, विच इज air 2 4 का एड्रेस। तो आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे, तो मेरे हिसाब से ये ज्यादा इजी अप्रोच है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। रिकर्शन पर बेस्ड क्वेश्चन है, मैं हट जाता हूं ताकि आप लोग आराम से सॉल्व कर पाए। बहुत अच्छे से सॉल्व करिएगा। अच्छे से सॉल्व करिएगा क्वेश्चन को। वीडियो पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। उम्मीद करता हूं आप सबने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। देखते हैं आराम से। कह रहे द वैल्यू रिटर्न बाय सम फंक्शन। देखो पहली बात तो फंक्शन का नाम बहुत बड़ा है तो मैं इसे एसएफ लिख लेता हूं ताकि हमें चीजें समझ में आ जाए। तो अगर मैंने कहा एसएफ 15, 255, तो x की वैल्यू हो गई ये, y की वैल्यू हो गई ये। गौर करें
x1 y1 x इज इक्वल टू वाई नहीं है, x ग्रेटर देन y नहीं है, y ग्रेटर देन x। तो ये क्या कहता है कि कॉल करो रिकर्शन, x की वैल्यू सेम रहेगी और y में से 15 घटा दो, x घटा दो, तो ये हो जाएगा 240। अच्छा अगली बार भी y ग्रेटर देन x रहेगा तो इसमें से फिर से 15 घटाओगे, उसके अगली बार भी 15, जब तक y बड़ा रहेगा हम 15 घटा रहे हैं, तो 15 10 टाइम्स घटाएंगे तो 150 घट जाएगा। आर यू गेटिंग? तो समहाउ मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, मान लीजिए 15 मैंने इसमें से 10 टाइम्स घटाया, तो समहाउ एट सम पॉइंट इसकी वैल्यू हो जाएगी 250 में से 240 में से 150 घटा दीजिए 90 हो जाएगी, ठीक है। फिर आप घटाएंगे तो ये हो जाएगा 75 लाइक 75, फिर आप घटाएंगे तो ये हो जाएगा 60, फिर आप घटाएंगे दिस विल बिकम 15, 45, फिर आप घटाएंगे दिस विल बिकम 15, 30, फिर आप घटाएंगे दिस विल बिकम 15, 15। नाउ एट दिस पॉइंट x become equals to y and your answer is 15। एक्चुअली अगर आप थोड़ा सा भी फोकस करेंगे, दिस फंक्शन इज रिटर्निंग द HCF, ठीक है। तो प्लीज एनालाइज करिएगा कोड को और क्वेश्चन का आंसर है 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट। सभी लोग प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट। चलिए पहले तो इस कोड को समझते हैं। कोड क्या कह रहा है, एक फू फंक्शन है जिसके अंदर 3 आर्गुमेंट है x y q। पहला इफ ये कह रहा है कि अगर x नेगेटिव है या जीरो है, x और y दोनों नेगेटिव हैं या जीरो हैं, अगर दोनों ही नेगेटिव हैं या दोनों ही जीरो हैं तो हमारा आंसर थर्ड आर्गुमेंट है, ठीक है। अगला देखिए, अब इस इफ पे आप तब आए होंगे ना जब ये गलत है, यानी कि या तो ये नहीं है या ये नहीं है, तो ये इसका मतलब क्या है, y ग्रेटर देन जीरो है और x नेगेटिव है। अगर y ग्रेटर देन जीरो है दैट मींस हम कुछ ऐसा कह रहे हैं कि -3 10 15, तो ये क्या हुआ, x नेगेटिव है, y ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, ठीक है। तो y अगर ग्रेटर देन जीरो है तो हम क्या करेंगे, सेम फंक्शन कॉल के अंदर थर्ड आर्गुमेंट को इसमें से घटा देंगे, जो भी ग्रेटर देन जीरो है उसमें से घटा देंगे। आर यू गेटिंग? सिमिलरली ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है x ग्रेटर देन जीरो है तो x में से घटाओ, और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है अगर दोनों ही ग्रेटर देन जीरो हैं x y तो दो कॉल में डिवाइड करो और बाद में उनका सम करो, पहले में y से घटाओ दूसरे में x में से घटाओ। तो 4 हमारे पास केसेस हैं, आपको इसका आउटपुट देना है। चलिए आराम से देखते हैं। तो मैंने कहा फू 15 15 10, x की वैल्यू हो गई 15, y की ये, q की ये। क्योंकि दोनों ही ग्रेटर देन जीरो हैं, क्या होगा, दो कॉल चलेगी। इधर वाली कॉल में y में से आप माइनस कर रहे हैं तो 15 में से 10 जाएंगे, यहाँ 5 आ जाएगा। इधर वाली कॉल में आप x में से माइनस कर रहे हैं तो 15 में से 10 जाएंगे, यहाँ 5 आ जाएगा। 5 15 एंड 10। नाउ अंडरस्टैंड, दिस बिकम x, दिस बिकम y, दिस बिकम q। बेटा बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है, x y q। अगेन दोनों ग्रेटर देन जीरो हैं, यहाँ पर भी दोनों ग्रेटर देन जीरो हैं, तो यहाँ पर पहली कॉल चलेगी, 5 में से 10 जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, सो 15 माइनस का 5 एंड 10। और यहाँ जो कॉल चलेगी उसमें हो जाएगा x में से सब्ट्रैक्ट, तो 5 5 10। सिमिलरली यहाँ पहले y में से सब्ट्रैक्ट होगा तो फू 5 5 10 एंड ये आएगा फू -5 15 एंड 10, ठीक है। अब आराम से देखिएगा, ये दोनों कॉल तो सेम है ना, why to solve both of them। हम इनके लिए दोनों के लिए रिकर्शन ट्री क्यों बनाएं, किसी एक को सॉल्व कर लेते हैं, बाद में आंसर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हालांकि यही कॉन्सेप्ट डायनामिक प्रोग्रामिंग का होता है, बट इतना तो मतलब नॉर्मल बात है ना ये, ठीक है। अब देखिए जब यहाँ आई x ग्रेटर देन जीरो है, y नेगेटिव है, तो अब क्या होगा, ये कहेगा 15 बस x में से घटाओ, तो फू ऑफ 5 -5 10। फिर से क्या होगा, सिर्फ x में से घटेगा, तो ये आ जाएगा फू ऑफ -5 5 10, ठीक। सिमिलरली जब इसकी कहानी आएगी तो x तो ऑलरेडी नेगेटिव है, y में से घटाएंगे तो 15 में से 10 जाएगा, तो ये हो जाएगा 5
इस वाले में से जाएगा, अगेन दिस बिकम्स, ठीक है, डन। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि दोनों ग्रेटर देन 0 हैं, दो कॉल चलेंगी, 4 5 -5 10, और इधर वाली कॉल चलेगी फू ऑफ -5 5 एंड 10। जब ये वाली कॉल चलेगी, क्योंकि सिर्फ x पॉजिटिव है, दिस बिकम फू ऑफ -5 -5 एंड 10, दिस विल बिकम, इसमें से घटाएंगे तो -5 -5 एंड 10। अब आराम से देखिएगा ये क्या रिटर्न करेगा, दिस इज द बेस केस, ये वाला x इज ग्रेट लेस देन 0 एंड y इज लेस देन 0, रिटर्न करो तीसरा पैरामीटर, यानी कि इसका आंसर क्या है 10, तो ये क्या करेगा, इसका आंसर है 10। सिमिलरली इधर से आंसर है 10, इधर से आंसर है 10, तो इधर से टोटल, बिकॉज बीच में हर कॉल में, जब भी दो कॉल में टूटती है तो बीच में प्लस लगा हुआ है, तो इधर से 10 आ रहा है, इधर से 10 आ रहा है, 10 प्लस 10, इसका आंसर हो गया 20। अब आराम से देखिए हमने इसको क्यों नहीं सॉल्व किया, क्योंकि अगर इसका आंसर 20 है तो इसका भी आंसर 20 है, हाँ या ना, बिल्कुल सर। अब देखिए इधर से नेगेटिव नेगेटिव, तो इस पूरी कॉल का आंसर आ गया 10, इसका भी आंसर आ गया 10, तो इसका आंसर है 10। अब इधर से 10 है, इधर से 20 है, बीच में प्लस लगा हुआ है, 10 प्लस 20, इसका आंसर आ गया 30, ठीक है। सिमिलरली यहां से क्या वैल्यू आएगी 10, इसकी वैल्यू क्या आ गई 10, इसकी वैल्यू क्या आ गई 10। अब देखो बीच में लगा हुआ है प्लस, इधर से 20 आ रहा है, इधर से 10 आ रहा है, 20 प्लस 10, इसका आंसर आ गया 30। तो इसमें इधर से 30 आ रहा है, इधर से 30 आ रहा है, 30 प्लस 30, सब फाइनल आंसर इज 60। तो क्वेश्चन में फाइनल आंसर क्या आया, 60। देखिए ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मतलब फ्री के 2 मार्क्स हैं। रिकर्शन पर लगभग 5 से 6 बार ऐसा क्वेश्चन आया है, या 6 से 7 बार ऐसा क्वेश्चन आया है, जिसमें सिर्फ अगर आपने डायग्राम बना लिया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 1 मार्क 2 मार्क्स, क्वेश्चन सॉल्व है। ऐसी एक फंक्शन रिकर्शन में पूछा गया है, गेट ऑफ 6 करके, मुझे थोड़ा सा ध्यान है, और सिर्फ ये पूछा है कितनी टोटल कॉल्स हैं, मतलब हाउ मेनी टाइम्स फंक्शन इज इन्वोक्ड बिफोर इट विल रिटर्न टू मेन। तो रिकर्शन का आपको रिकर्शन ट्री बनाना जरूर आना चाहिए। चलिए सॉरी, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस। मैं हट जाता हूं ताकि आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाए। चलिए क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया होगा, आराम से समझते हैं। देखिए हमें बस इसको सॉल्व करना है। तो अगर मेरे से किसी ने कहा कि स्टार स्टार ए प्लस स्टार स्टार ए प्लस 2 प्लस 3, 2 ब्रैकेट 2, ठीक। सबसे पहले तो हमें ये समझना है दैट व्हाट इज स्टार स्टार ए, स्टार स्टार ए। देखो यार, ए को आप क्या कह सकते हो, ए एक एरे है 4 एलिमेंट का, ए एक एरे है 4 एलिमेंट का, ए एक एरे है 4 एलिमेंट का, A0 A1 A2 A3। ए एरे का नाम है जिसके 4 एलिमेंट हैं, A0 A1 A2 A3। बार बार सुनिएगा मेरी बातों को, ए एक ऐसा एरे है जिसके 4 एलिमेंट हैं, A0 A1 A2 A3। अब एरे का नाम होता क्या है, उसके पहले एलिमेंट का एड्रेस, यानी कि ए को हम लिख सकते हैं एड्रेस ऑफ A0, क्योंकि ए का पहला एलिमेंट है A0। अब पंकज सर ने क्या पढ़ाया कि सर ये दोनों एक दूसरे की जान ले लेते हैं, तो ये आ गया स्टार ऑफ A0। अब कहानी ये है कि A0 क्या है, क्या A0 एलिमेंट है? नहीं सर, क्यों नहीं है? क्योंकि डिक्लेरेशन में 2 डायमेंशन है, यहां पर 1 डायमेंशन है। A0 उस एरे का नाम है जिसके अंदर 5 एलिमेंट है। ये पूरा एरे जो है इसका नाम है A0, जिसमें 5 एलिमेंट है, A00 A01 एंड सो ऑन। तो एरे का नाम क्या होता है, उसके पहले एलिमेंट का एड्रेस, यानी कि आप यहां पर A0 को क्या लिख सकते हैं, उसके पहले एलिमेंट का एड्रेस, एड्रेस ऑफ दिस एलिमेंट 1। अब इसको हमने कैंसिल कर दिया, तो फाइनली ये क्या आया, एलिमेंट, स्टार स्टार ये क्या आएगा, एलिमेंट विच इज 1। दैट मीन्स सर आप कह रहे हो कि ये एलिमेंट आ गया 1। अब मैं इसको फिर से लिख लेता हूं, A + 1 + 2 स्टार +3 स्टार। अब देखो यार, +1 और +2 ये तो 3 आना है, तो हमें पता है ये हो गया स्टार A + 3 + 3। एरे के कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप लोग जानते होंगे दैट A of I is nothing but a star of A + I. That is why I can rewrite this as A of 3. And because of the same concept, I can rewrite this as A3 3। तो चौथी रो का चौथा एलिमेंट, आराम से देखिए, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, चौथी रो का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एलिमेंट, सो द आंसर इज 19।
So what is the answer? So the answer for this particular question is 19. Arrays, pointer, structure, string, C प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिकर्शन, और रिकर्शन में भी अगर स्टैटिक वेरिएबल आ जाए पूरी रिस्पेक्ट दीजिए, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए आ गया रिकर्शन में स्टैटिक वेरिएबल, क्या आ गया? रिकर्शन प्लस स्टैटिक वेरिएबल। मैंने हमेशा बच्चों को यही कहा है, रिकर्शन प्लस स्टैटिक वेरिएबल या फिर रिकर्शन प्लस प्री इंक्रीमेंट या फिर रिकर्शन प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट ऑलवेज प्रोवाइड अटमोस्ट रिस्पेक्ट टू देम, क्योंकि आज अगर आप क्वेश्चन को रिस्पेक्ट देंगे तो गेट के एग्जाम में वो क्वेश्चन आपको रिस्पेक्ट देगा और आपसे दोस्ती कर लेगा और सॉल्व हो जाएगा। आप अगर आज इसकी बेइज्जती करेंगे तो एग्जाम में ये आपकी बेइज्जती करेगा। कौन? रिकर्शन प्लस स्टैटिक वेरिएबल। कौन? रिकर्शन प्लस प्री इंक्रीमेंट। कौन? रिकर्शन प्लस प्री इंक्रीमेंट प्लस स्टैटिक वेरिएबल। अब यहां तो सब कुछ है। प्लीज पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व दिस। प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब देखिए, अगर कर लिया है बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो अगर आपको दो फंक्शन दिए गए हैं fun1 और fun2, पहले ये सोचिए कि fun1 को सॉल्व करना, एनालाइज करना इजी है या fun2 को। मेरे हिसाब से fun1 को, क्योंकि fun1 के अंदर सिर्फ fun1 है जबकि fun2 के अंदर fun1 और fun2 दोनों है। तो अगर मैं fun1 को इनिशियलाइज करना चाहता हूं, लेट अस सपोज मैंने कहा कि fun1 ऑफ 3 को कॉल करते हैं, दैट मींस सबसे पहली बार fun1 ऑफ 3 आया। अब जब fun1 ऑफ 3 आया बच्चे तो n की वैल्यू हो गई 3, ठीक है। मतलब आप ऐसा समझिए कि मेन से किसी ने fun1 ऑफ 3 को कॉल किया, ठीक है। स्टैटिक वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू 0 है, ठीक है। क्योंकि n ग्रेटर देन 0 है, पहला स्टेटमेंट i इज इक्वल टू i प्लस 1 चलेगा, विच इज इसकी वैल्यू हो गई 1, एंड देन fun1 विल कॉल fun1 ऑफ n माइनस 1। अब n की वैल्यू अगर 3 है तो यहां पर क्या कॉल आ गई 2, ठीक है, ओके। देन अब कई बच्चे इस रिटर्न आई में परेशान हो रहे होंगे, अरे ये रिटर्न आई तो वेट कर रहा है ना, ये रिटर्न आई तो यहां पर वेट कर रहा है, क्योंकि अभी तो ये कॉल चलेगी, इसका रिकर्शन ट्री बनेगा, ये तो वेट कर रहा है ना, और थोड़ी देर में आपको समझ आएगा इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब यहां पर हमने कहा n इज इक्वल टू 2, तो जब n इज इक्वल टू 2 है, बिकॉज n इज ग्रेटर देन 0, सबसे पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा i इज इक्वल टू i प्लस 1, दिस विल बिकम 2। देन सेकंड स्टेटमेंट कहेगा fun1 ऑफ n माइनस 1, बिकॉज n की वैल्यू 2 है, इट विल कॉल, ठीक है। रिटर्न यहां पर है, वो बाद में देखेंगे, डोंट वरी। n की वैल्यू हो गई 1। अब क्योंकि n ग्रेटर देन 0 है, अगेन i इज इक्वल टू i प्लस 1 की वजह से इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, एंड देन दिस विल कॉल fun1 ऑफ 0। अब अगेन आराम से समझिएगा, जैसे ही fun1 ऑफ 0 हुआ, ये खत्म हो गया, आराम से समझिएगा, डायरेक्टली क्या होगा, रिटर्न, यानी कि fun1 ऑफ 0 क्या रिटर्न करेगा? सर रिटर्न करेगा i की वैल्यू विच इज 3। अब देखो fun1 का ये वाला स्टेटमेंट वेट कर रहा था, ये भी रिटर्न करेगा i, अरे ये i स्टैटिक है तो सारी फंक्शन कॉल के लिए सेम वैल्यू होगी अभी तो, दैट मींस ये रिटर्न करेगा 3, फिर ये रिटर्न करेगा 3, सो व्हाट इज द फाइनल आंसर फॉर fun1 ऑफ 3? दैट मींस, आराम से समझिएगा, आराम से, बहुत अच्छे से। सर मान लीजिए किसी ने सबसे पहली बार में fun1 ऑफ 3 को कॉल किया, तो fun1 ऑफ 3 से पहले हमारी स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू 0 थी, और आफ्टर दिस हमारे स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू 0 से 3 हो गई, एंड द सेम वैल्यू इज रिटर्न। अभी तक तो ये समझ में आया। चलिए मान लीजिए आगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं चीजों को। मैंने कहा मेन fun1 ऑफ 3, ये तो हो गया। अब किसी ने, मतलब fun1 ऑफ 3 ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर चुका है, अब किसी ने fun1 ऑफ 2 को एग्जीक्यूट कराया। फिर से समझते हैं। सर fun1 ऑफ 2 को एग्जीक्यूट कराते हैं, n की वैल्यू हो गई 2, अब i की वैल्यू 3 है, किसकी वजह से? fun1 ऑफ 3 जो पहले एग्जीक्यूट किया था। अब बिकॉज n इज ग्रेटर देन 0, सबसे पहला स्टेटमेंट i इज इक्वल टू i प्लस 1 चलेगा, which is nothing but i की वैल्यू 4 हो जाएगी, एंड देन नेक्स्ट स्टेटमेंट बोलेगा कॉल करो fun1 ऑफ n माइनस 1 विच इज 1। यहां पर n की वैल्यू क्या हो गई? 1। नाउ i इज इक्वल टू i प्लस 1, दिस विल मेक दिस एज 5, एंड देन fun1 ऑफ 0। fun1 ऑफ 0 क्या करेगा? रिटर्न करेगा, लेकिन i की वैल्यू क्या हो चुकी है? 3 से 5, दैट मीन्स ये फाइनली 5। दैट मीन्स, आराम से समझिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। सर बिफोर fun1 ऑफ 2,
fun1 ऑफ 2 की कॉल से पहले हमारे वेरिएबल की वैल्यू 3 थी, आफ्टर दिस हमारे वेरिएबल की वैल्यू 5 हो गई। क्या आप समझ पा रहे हैं fun1 ऑफ n क्या कर रहा है? fun1 ऑफ n स्टैटिक वेरिएबल i की वैल्यू को इंक्रीज करता है n से और वही अपडेटेड वैल्यू रिटर्न करता है। fun1 ऑफ n increases the value of a static variable I by n and the same updated value of I will be returned। अब हम समझ सकते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। तो अब हमसे पूछा गया है कि fun2 ऑफ 5 का आंसर बताओ। fun2 ऑफ 5 का आंसर बताओ। बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं सर। हमसे किसी ने कहा कि भैया fun2 ऑफ 5 का आंसर बताओ, तो n की वैल्यू क्या हो गई 5। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे ना तो आप लोगों को समझ में आएगा कि स्टैटिक वेरिएबल i का भी f का fun1 का भी है fun2 का भी है। टेंशन क्यों लेना, एक का i2 बना लो, एक का i1 बना लो। तो यहां पर मैंने कहा एक वेरिएबल है i2 इनिशियलाइज होगा हमेशा 0 से, और यहां का एक वेरिएबल है i1 0। fun2 देखो क्या करता है, fun2 क्या करता है, fun2 कह रहा है मेरा एक स्टैटिक वेरिएबल है। अरे इससे तो मतलब ही नहीं, ये लाइन चलेगी नहीं, मतलब एग्जीक्यूशन टाइम पर जब भी n ग्रेटर देन 0 है दो लाइन चलनी है। आई होप इसका मीनिंग तो आप जानते हो। i इज इक्वल टू आई प्लस fun1 ऑफ n, यानी कि हमने पहली बार में हम ये कह रहे हैं इसका पहला स्टेटमेंट चलेगा। क्यों लिख रहा हूं i2? क्योंकि fun2 चल रहा है। i2 इज इक्वल टू i2 प्लस fun1 फॉर सेम आर्ग्यूमेंट। अब देखो व्हाट इज द करंट वैल्यू ऑफ i2? i2 की वैल्यू है 0। fun1 ऑफ 5 क्या करेगा, इसकी वैल्यू को इंक्रीज करेगा 5 से और सेम वैल्यू रिटर्न करेगा। दैट मींस i2 की अपडेटेड वैल्यू हो गई 0 प्लस 5, ठीक है। देन fun2 क्या कहता है, कॉल करो n माइनस 1 टाइम। तो अगर n की वैल्यू 4 है, 5 है तो ये 4 हो गया। अब यहां पर n की वैल्यू हो गई 4। नाउ जब ये एग्जीक्यूट करेगा तो ये अपने दो स्टेटमेंट चलाएगा। पहला स्टेटमेंट होगा i2 इज इक्वल टू i2 प्लस fun1 फॉर सेम वैल्यू दैट इज 4। अब देखो i2 की वैल्यू क्या है 5, fun1 ऑफ 4 क्या करेगा, इसकी वैल्यू को 4 से इंक्रीज करेगा तो 5 प्लस 4 9 आ जाएगा एंड सेम 9 यहां पर रिटर्न आएगा। दैट इज व्हाई ये वैल्यू हो जाएगी 14, ठीक है। एंड नाउ दिस विल कॉल fun2 फॉर n माइनस 1 दैट इज 3। नाउ n की वैल्यू हो गई 3। अगेन ये क्या कहेगा, i2 इज इक्वल टू i2 प्लस fun1 ऑफ 3। अब fun1 i2 की वैल्यू क्या है, i2 की ओल्ड वैल्यू क्या है 14। fun1 ऑफ 3 क्या करेगा, इसकी वैल्यू को 3 से इंक्रीज करेगा और सेम वैल्यू यहां पर रिटर्न करेगा। तो i2 की नई वैल्यू क्या हो गई 14 प्लस 12, i2 की नई वैल्यू हो गई 26, ठीक है। एंड देन इट विल कॉल fun2 फॉर n माइनस 1 दैट इज 2। नाउ n की वैल्यू अभी भी ग्रेटर देन 0 है तो इसका पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा i2 इज इक्वल टू i2 प्लस fun1 ऑफ। नाउ व्हाट इज द करंट वैल्यू ऑफ i2? i2 की वैल्यू क्या है 26। fun1 ऑफ 2 क्या करेगा, इसकी वैल्यू को इंक्रीज करेगा 2 से और सेम वैल्यू रिटर्न करेगा। सो 26 प्लस 14 द अपडेटेड वैल्यू ऑफ i2 विल बी 40। am I right? and then this fun2 will call fun2 of 1। नाउ n की वैल्यू 1 है, दैट मींस अगेन अभी और एग्जीक्यूट करेगा तो i2 इज इक्वल टू i2 प्लस fun1 ऑफ 1। नाउ अंडरस्टैंड दिस पार्ट बहुत अच्छे से। i2 की वैल्यू क्या है 40, fun1 ऑफ 1 क्या करेगा, इसकी वैल्यू को 1 से बढ़ाएगा एंड द सेम वैल्यू विल बी रिटर्न दैट इज 15। सो 40 प्लस 15 द अपडेटेड वैल्यू इज 55। एंड नाउ इसका सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलेगा, इसका सेकंड स्टेटमेंट बोलेगा कॉल करो fun2 ऑफ 0। अब देखिए जैसे ही n की वैल्यू 0 है, अंडरस्टैंड दिस पार्ट सर, ये कोड कब चलता है जब n इज ग्रेटर देन 0। जब n 0 है दैट मींस इट विल रिटर्न i का मतलब i2। तो ये i2 की वैल्यू रिटर्न करेगा व्हिच इज 55 फाइनल आंसर इज 55। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन सबको अच्छे से समझ में आया होगा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं रिकर्शन प्लस स्टैटिक वेरिएबल, रिकर्शन प्लस इंक्रीमेंट, और इस क्वेश्चन में तो सब कुछ था। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको सभी लोगों को समझ में अच्छे से आया होगा, ठीक है। तो हम सॉल्व कर रहे हैं गेट पीवाईक्यूज और गेट पीवाईक्यूज मैं लेके आता रहूंगा इस सेशन में। इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।